हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई होप आप जहाँ कहीं भी होंगे सेफ होंगे, सिक्योर होंगे, सुरक्षित होंगे। और मेरी यही कामना है दोस्तों कि आप अपनी पढ़ाई को कॉन्टिन्यूसली करते रहिए और अपनी गवर्नमेंट जॉब जल्द से जल्द आप लीजिए। ठीक है। यदि आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप किसी लोकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो रेलवे की यदि भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके अंदर ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको हिंदी में बोला जाता है बैठक व्यवस्था। अब बैठक व्यवस्था कई तरीके से होती है। जैसे बैठक व्यवस्था एक सर्किल के अंदर होती है। सिटिंग अरेंजमेंट एक सर्किल में हो सकता है, यानी जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, एक व्रत बोला जाता है। सिटिंग अरेंजमेंट एक लाइन में होता है। ठीक है, लाइन का मतलब एक, क्या बोलेंगे इसको हम, लाइन या फिर एक रेखा बोल सकते हैं हिंदी में इसको हम। ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट एक स्क्वायर टेबल पे हो सकता है। स्क्वायर यानी कि वर्गाकार, हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्गाकार। और सिटिंग अरेंजमेंट एक आयताकार पे भी हो सकता है, यानी एक रेक्टेंगुलर टेबल पे भी हो सकता है, जिसको क्या बोलेंगे हम, आयताकार। तो कई तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट होता है आपका। तो सबसे पहले जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो करेंगे सर्किल, यानी कि एक वृत्त। एक सर्किल को आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और इसमें देखेंगे कि सर्किल के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो ये सर्किल यानी कि एक वृत्त, यानी कहने का सेंस क्या हुआ कि एक गोल मेज। यदि एक गोल मेज हमारे पास मान लेते हैं इस प्रकार से है। अब इसमें आपसे वो बताएगा कि भाई इसमें 7 लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, वो कितने भी बैठा सकता है, वो एग्जामिनर की मर्जी है। तो हम नॉर्मली एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसमें 8 लोग बैठे हुए हैं, तो 8 लोगों का अरेंजमेंट कैसे बनाना है आपको। पहला पर्सन यदि आपने यहाँ बैठाया तो दूसरा इसके अपोजिट बैठाना है, तीसरा यहाँ बैठाओगे तो चौथा इसके अपोजिट बैठाओगे, फिर यहाँ पे बैठाओगे तो इसके अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा, और जो बचे हुए 2 पर्सन है वो एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे आ जाएंगे। और ये इस सर्किल का हो गया सेंटर। अब दो तरीके की इसमें अरेंजमेंट होती है। एक तो अरेंजमेंट होती है कि ये सभी लोग सेंटर की तरफ फेस करें। यदि ये सभी लोग सेंटर की तरफ फेस करते हैं, यानी उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, केंद्र की तरफ। तो यदि ये सभी लोग केंद्र की तरफ देखते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम इनवर्ड कंडीशन। क्या बोलते हैं, इनवर्ड कंडीशन। और यदि ये लोग या इनमें से कोई लोग केंद्र से बाहर की तरफ फेस करते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं आउटवर्ड। केंद्र से बाहर की जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं आउटवर्ड। ठीक है। अब इनवर्ड कोई पर्सन कैसे देखेगा कि ये लीजिए, यदि मैं एरो का निशान इधर बना देता हूं तो इसका मतलब ये व्यक्ति जो है ये इनवर्ड यानी केंद्र की तरफ फेस कर रहा है। और यदि मैं एरो का निशान इधर की तरफ बना देता हूं तो इसका मतलब ये व्यक्ति केंद्र से बाहर की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे इनवर्ड में लेफ्ट और राइट कैसे कैसे होता है एक बार समझते हैं। इनवर्ड यदि कोई पर्सन है, यानी केंद्र की तरफ यदि कोई पर्सन देखता है तो वो आपसे लेफ्ट यानी कि बाएं शब्द का इस्तेमाल करेगा, बायां। तो इसका मतलब इसको हमें रोटेट करना है, कैसे, इसको हमें रोटेट करना है इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ठीक है। और यदि ये आपसे राइट यानी दाएं शब्द का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब हमें रोटेट होना है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि घड़ी के चलने की उल्टी दिशा के अनुसार। आउटवर्ड में क्या होता है, अब जैसे इनवर्ड के जस्ट अपोजिट होता है आउटवर्ड, तो आउटवर्ड में क्या हो जाएगा, आउटवर्ड में लेफ्ट यानी बाएं का मतलब क्या हो जाएगा। पहले आप ये देखो कि इनवर्ड में लेफ्ट यानी बाएं का मतलब क्लॉकवाइज था, तो आउटवर्ड में उसका अपोजिट करना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और राइट यानी दाएं का मतलब क्या हो जाएगा, राइट यानी दाएं का मतलब हमारे पास होगा क्लॉकवाइज। तो ये बेसिक सी बात थी। अब मान लेते हैं कि कोई पर्सन है जो यहाँ बैठा हुआ है, ये वाला पर्सन मान लेते हैं, ये जो पर्सन है, और इसका फेस मैं मान लेता हूँ कि इनवर्ड है, इसका फेस मैंने मान लिया कि इनवर्ड है। तो इनवर्ड यदि उसका फेस है तो एरो इनवर्ड यानी केंद्र की तरफ करना पड़ेगा हमें। तो मैंने ये जो एरो है इसको सेंटर की तरफ कर दिया है। यहाँ मान लेते हैं कि ए नाम का पर्सन बैठा हुआ है, इस जगह पर कौन बैठा हुआ है, ए। अब यदि मैंने आपसे ये कहा कि बी ए के बाएं तीसरा है, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो यहाँ पे ए का फेस इनवर्ड है। पहली बात, ए का फेस कैसे है, इनवर्ड है। और बाई यानी लेफ्ट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, आप देख सकते हो। तो यदि ए यहाँ पर है, यहाँ से हमें क्लॉकवाइज चलने पर तीसरे नंबर पे बी को बैठाना है, तो क्लॉक दोस्तों कुछ इस प्रकार से मूव करती है।
ये होती है क्लॉक के चलने की डायरेक्शन। तो ये तो हो गया क्लॉकवाइज। और यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज देखता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज होता है इस प्रकार से, यानी घड़ी यदि उल्टी चलेगी तो ऐसे चलेगी। तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ए के लेफ्ट में क्लॉकवाइज काउंट करने पर तीसरा बी आना चाहिए। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये वाली पोजीशन। तो इस वाली पोजीशन पे कौन आ जाएगा? हमारा बी आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बैठा दिया किसको? बी को बैठा दिया है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। मान लेते हैं कि ये जो बी है और इसका फेस हमने मान लिया कि आउटवर्ड है। वैसे तो एग्जामिनर आपको बता देगा, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि उसका फेस कैसे है? आउटवर्ड है। अब यदि इसका फेस आउटवर्ड है तो यहाँ पे मैं आपसे कहता हूँ कि सी इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बी। सी है ना, बी के बाएं दूसरा है, या फिर सी बी के दाएं मान लीजिए, सी बी के दाएं दूसरा है। तो यहाँ पे बी के राइट में, सी इज सेकेंड टू राइट ऑफ बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी का फेस यदि आउटवर्ड है तो अब राइट का मतलब क्या होगा? राइट यानी दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो बी से, बी का फेस आउटवर्ड है, केंद्र से बाहर की तरफ है। अब हमें यहाँ से क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉक तो भाई ऐसे ही चलती है ना, देखो ऐसे ही तो चलेगी क्लॉक, इस प्रकार से मूव करेगी क्लॉक। तो ये बी के सेकंड नंबर पे, क्लॉकवाइज सेकंड नंबर पे चलने पर हमारा कौन आना चाहिए? सी आना चाहिए। तो पहला और दूसरा, तो यहाँ पे आ जाएगा कौन? सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन आ गया? हमारा सी आ गया जी। चलो ठीक है। अब यदि हमें मान लो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन एग्जाम में मिलती है, मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ, और ये काफ़ी काम की इन्फॉर्मेशन है, सुनना ज़रा। यदि एग्जाम में हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि इज फोर्थ डी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको? सी, सॉरी, हाँ हिंदी में क्या बोलेंगे? डी सी के बाएं, डी सी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। चौथे स्थान पर है या चौथे स्थान पर बैठा है, जैस जो भी ये है, ठीक है ना, चौथे स्थान पर है। अब आप यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यदि एक सर्किल है दोस्तों, ध्यान से सुनना, यदि एक सर्किल है और उस सर्किल में हमारे पास 8 लोग बैठे हुए हैं, कितने? 8 पीपल, 8 लोग बैठे हुए हैं। और फोर्थ पोजीशन की जब भी वो आपसे बात करेगा, ठीक है, फोर्थ पोजीशन की जब भी वो आपसे बात करेगा कि भाई ये पर्सन उस पर्सन के फोर्थ बैठा है, फोर्थ पोजीशन की जब भी आपसे वो बात करेगा, तो आपको क्या करना है? उन दोनों पर्सन को एक दूसरे के अपोजिट बैठा देना है। कैसे बैठा देना है? एक दूसरे के अपोजिट बैठा देना है। ठीक है ना। 8 लोग यदि एक सर्किल के अंदर बैठे हुए हैं, चौथी पोजीशन की जब भी वो आपसे बात करेगा, तो इसका मतलब उन दोनों पर्सन को आप क्या करेंगे? एक दूसरे के अपोजिट बैठा देंगे। अब देखना जरा यहाँ पे क्या बोला है, डी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब इस सर्किल के अंदर, ये जो सर्किल मैं आपको बनवा रहा हूँ, इसके अंदर 8 ही लोग बैठे हुए हैं और चौथी पोजीशन की भी बात कर रहा है। तो क्या मैं सी के विपरीत यानी सी के अपोजिट यानी सी के सामने की तरफ मैं यहाँ डी को बैठा दूं क्या? ठीक है, तो डी आ जाएगा हमारा यहाँ पे। और मान लेते हैं कि सी का फेस चाहे इनवर्ड है, चाहे सी का फेस इनवर्ड है, तो भी सी के बाएं चौथे नंबर पे डी है। और यदि सी का फेस आउटवर्ड है, सी का फेस यदि आउटवर्ड है, तो भी सी के बाएं चौथे नंबर पे डी ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको नोट करवाई हैं, एक दो चीजें और बता देता हूँ, सुनना जरा। एक दो चीजें मैं आपको और बता देता हूँ। यदि हमारे पास एज अ कनेक्टिव दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, यहाँ देखो इधर की तरफ। यदि हमारे पास एज अ कनेक्टिव दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए और यानी कि एंड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हमेशा बिलोंग करेगा फॉर फर्स्ट पर्सन, पहले व्यक्ति के लिए। और यदि एज अ कनेक्टिव हमारे पास जो यानी कि हु का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये ऑलवेज बिलोंग करेगा फॉर सेकंड पर्सन। ये भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका यूज़ कैसे है वो मैं भी आपको बताता हूँ। मान लो दोस्तों एग्जाम में आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपसे बोलता है कि मान लेते हैं ई की बात कर लेते हैं। ई इज ई इज
थर्ड, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। एंड आगे आगे देखना, अभी मैं हिंदी में भी लिखवा दूंगा, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी मैं लिख दूंगा। एंड सेकंड टू द राइट ऑफ लेट सपोज एफ, ओके। और आगे एक इंफॉर्मेशन इसमें आप ये भी जोड़ लीजिए, डी फेसेस द सेंटर, डी फेसेस द सेंटर, यानी डी केंद्र की तरफ देखता है, ठीक है। और हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको, हिंदी में मैं आपको चलो लिख ही देता हूं, ई डी के बाएं दूसरा है, सॉरी तीसरा है, ई डी के बाएं तीसरा है, ओके। और अब देखो यहाँ पे दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं, और किससे जुड़ रहे हैं, और से जुड़ रहे हैं, और एफ के दाएं दूसरा है, और एफ के दाएं दूसरा है, एफ के दाएं दूसरा है, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी जोड़ लेना, ऊपर इंग्लिश में भी ये जोड़ लीजिए, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, डी एंड एफ फेस द सेंटर, ठीक है। और हिंदी में भी आप लिखो, डी और एफ केंद्र की तरफ देखते हैं, डी और एफ केंद्र की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो यहां से अब दो तीन चीजें हमें क्लियर होंगी, अब सुनना जरा। अब सबसे पहली बात तो डी का फेस सेंटर की तरफ है, डी ऑलरेडी हमारे सर्किल में बैठा हुआ है, तो डी का फेस सेंटर की तरफ है, तो डी को सेंटर की तरफ कर दो ये लो। अब यहां से बाईं तीसरा गिनने पर कौन आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो यदि यहां से आप लेफ्ट तीसरा गिनोगे तो डी का फेस इनवर्ड है, इनवर्ड में लेफ्ट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो डी से क्लॉकवाइज इस प्रकार से मूव करोगे आप, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही मूव करेंगे। तो 1 2 3 यहाँ कौन आएगा, हमारा ई आ जाएगा। अब ये जो ई है ना, अब सुनना जरा, इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखो, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड। अब यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एज अ कनेक्टिव एंड का इस्तेमाल हुआ है, और ये जो एंड वर्ड है ना, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज किया जाता है, मतलब एंड के बाद में जो भी बात कहेगा वो किसके लिए कहेगा, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कौन है, ई, यानी ई के लिए कहेगा। एंड सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, और ये जो ई है ना, ये जो ई है ये एफ के राइट में सेकंड है, ठीक है, क्योंकि एंड का इस्तेमाल एज अ कनेक्टिव यहाँ पे किया गया है, और वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए किया जाता है। हिंदी में देखो, ई डी के बाएं तीसरा है, और अब यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, और किससे जोड़ा जा रहा है, और से जोड़ा जा रहा है, और एफ के दाएं दूसरा है, तो और से यदि दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो वो बिलोंग किया जाता है हमेशा फर्स्ट पर्सन को। तो और के बाद में जो भी बात कही जाएगी वो फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन कौन है, हमारा ई है, तो ई के लिए कही जाएगी, ठीक है। और एफ के दाएं दूसरा है, यानी ये जो ई है ना, ये एफ के दाएं दूसरा है। अब इसने हमसे आगे क्या बोला कि डी एफ केंद्र की तरफ देखते हैं। अब डी और एफ केंद्र की तरफ देखते हैं, तो डी को तो मैंने ऑलरेडी केंद्र की तरफ यानी सेंटर की तरफ कर दिया है, अब एफ भी हमारा केंद्र की तरफ आएगा। और दूसरी बात, एफ के दाएं दूसरा कौन आना चाहिए, एफ के दाएं दूसरे नंबर पे आना चाहिए हमारा ई, ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। अब यदि दोस्तों मैं देखता हूं कि यदि यहां पर मैं एफ को बैठा दूं इस वाली पोजीशन पे, ठीक है, और इसका फेस सेंटर की तरफ है, तो ये लो इसको सेंटर की तरफ कर देते हैं, क्योंकि उसने बोला है डी एंड एफ फेस द सेंटर। अब एफ के राइट में, एफ के राइट, अब देखो एफ का फेस इनवर्ड है, और राइट का मतलब क्या होता है, देखो एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से मूव होंगे हम। तो आप इस प्रकार से यदि मूव होते हैं तो देखिए जरा एक बार सेकंड नंबर पे ई आ रहा है क्या, तो 1 and 2 बिल्कुल सही बात है, सेकंड नंबर पे आपका ई आ रहा है, तो एफ हमारा इस वाली पोजीशन पर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लेना, और फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, और उस क्वेश्चन को फिर एक बार आप अपने लेवल पे ट्राई करना, फिर इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा।
तो दोस्तों एक सिंपल सा छोटा सा सवाल है, एक बार इसको आप ट्राई कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद इसको एक बार ट्राई कीजिए, फिर इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों इसको आपने ट्राई किया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ आगे और इसका सोल्यूशन मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार इसका थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे पास एक इनफ स्पेस है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक सर्किल बनाता हूँ मैं आपके सामने। ये सर्किल मैंने बना लिया और इसमें देखो कितने लोग हैं, एक बार काउंट करो। दो, दो चार, दो छः और दो आठ, टोटल 8 पर्सन है। तो 8 पर्सन को भी बैठा देते हैं, ठीक है। अब आगे का काम क्या होगा, आगे का काम ये होगा कि डिसाइड करो, यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि सेंटर की तरफ फेस करते हैं, सेंटर से बाहर की तरफ। इसने क्या बोला है देखो, एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ एंड एच केंद्र के सामने एक सर्कल में बैठे हैं। एम एन पी टी आर डब्ल्यू एफ एंड एच आर सिटिंग इन अ सर्किल फेसिंग द सेंटर, ठीक है। तो ये सभी लोग सेंटर की तरफ फेस करते हैं, तो यानी इस प्रकार से फेस है सभी का, ऐसे फेस है। हालांकि एग्जाम में आपको ये एरो बनाने नहीं है, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। आपको ऐसे एरो बनाने नहीं है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में। आगे आपसे क्या कहता है सुनो, पी एम के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। पी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, बस यहाँ एम तक रुक जाइए। अब सुनो, पहला सवाल तो ये है कि सर क्वेश्चन को उठाए कहाँ से, पिक कहाँ से करें। क्वेश्चन को पिक करने का तरीका बता देता हूँ। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी यहाँ पे स्टार्टिंग आप करोगे तो सेकंड वाले पर्सन से करोगे। तो सेकंड पर्सन यहाँ पे कौन है, एम, और यहाँ भी देख सकते हो आप सेकंड पर्सन कौन है, एम। तो कुल मिला के एम को फिक्स करना है। अब कहाँ फिक्स करना है, अब आप पूछोगे सर कहाँ बैठा हूँ एम को, तो हमेशा ध्यान रखो कि एम को आप यहाँ पे फिक्स कर दीजिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जस्ट एम को यहाँ पे उठा के प्लेस कर दो और यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा स्टार्टअप। अब इसने क्या बोला है, पी एम के बाएं तीसरे स्थान पे है। अब दोस्तों देखो, इनवर्ड इनका फेस है, केंद्र की तरफ है, तो इसका मतलब क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, इनवर्ड कंडीशन। इनवर्ड इनका फेस है, तो लेफ्ट यानी बाएं का मतलब क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको नोट करवाया था, लेफ्ट यानी बाएं का मतलब क्या होगा हमारे पास, क्लॉकवाइज। राइट यानी दायां का मतलब क्या होगा, राइट यानी दायां का मतलब हो जाएगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। चलो जी, अब यदि पी एम के बाएं तीसरा है, पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, तो ये बैठा एम, और लेफ्ट यानी बाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो ऐसे मूव करेंगे, क्लॉक तो ऐसे घूमती है भाई, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही तो घूमती है क्लॉक। ये लीजिए, तो एक दो तीन, यहाँ तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा पी। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी बहुत बढ़िया तरीके से। अभी मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, अब पूरा स्टेटमेंट में वापस पढ़ रहा हूँ। पी एम के बाएं तीसरे स्थान पर है, और, ठीक है, और इंग्लिश में ही पढ़ूंगा, अभी ध्यान से देखना। और टी के दाएं दूसरा है। एज अ कनेक्टिव, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए और का इस्तेमाल हुआ। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एज अ कनेक्टिव यदि और यानी कि एंड का इस्तेमाल किया जाता है तो ये हमेशा फर्स्ट वाले पर्सन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है वो कौन है, पी है। यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है पी है, यानी और यानी एंड के बाद में जो कुछ भी कहा जाएगा वो पी के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, टी के दाएं दूसरा है, टी के दाएं दूसरा है, यानी ये जो पी है ना हमारा, ये टी के राइट में सेकंड नंबर पे आएगा। तो ये जो पी यहाँ पर बैठा हुआ है ये टी के राइट में सेकंड है, और इन सभी का फेस सेंटर की तरफ है। तो दोस्तों टी को मैं यहाँ बैठाऊंगा, इस वाली जगह पर बैठाऊंगा, और टी के राइट यानी दाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आप टी से एंटी क्लॉकवाइज काउंट करो इस प्रकार से, घड़ी उल्टी ऐसे ही चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उल्टा चलना, तो घड़ी उल्टी ऐसे चलेगी, तो एक और दो, तो टी के राइट में सेकंड नंबर पे आ चुका है पी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब वापस सुनना जरा, इंग्लिश में भी देख लो आप। यहाँ पे एज अ कनेक्टिव एंड का यूज हुआ, और एंड का यूज हुआ है तो फर्स्ट पर्सन के लिए, और फर्स्ट पर्सन कौन है हमारा पी, यानी ये जो पी है ना सेकंड टू द राइट ऑफ टी होना चाहिए। ये जो पी है सेकंड टू द राइट ऑफ टी होना चाहिए। नाउ यू कैन सी ऑन द अरेंजमेंट कि जो पी है वो टी के राइट में सेकंड नंबर पे ही बैठा हुआ है। उम्मीद है यहाँ तक की चीजें एकदम बढ़िया तरीके से आपको क्लियर होंगी। आगे चलते हैं। एन पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एन इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी। एन पी के
राइट में सेकंड है दोस्तों, पी का फेस सेंटर की तरफ है और राइट यानी दाएं का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो पी से एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे, घड़ी उल्टी चलाओ, पी पर खड़े होकर के घड़ी को उल्टी चलाने की कोशिश करो, ऐसे चलेगी घड़ी उल्टी, ठीक बात है ना। तो यदि घड़ी उल्टी इस प्रकार से चलेगी तो पी के राइट में सेकंड नंबर पे कौन आना चाहिए, एन आना चाहिए। तो चलो बैठा देते हैं, तो पी के राइट में सेकंड नंबर पे एन आ जाएगा हमारा इस वाली पोजीशन पे। यहां तक भी कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आर डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है। अब यहाँ पे पूरे सर्किल में मुझे आर और डब्ल्यू अभी नजर नहीं आ रहे हैं, तो अभी आप इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा होल्ड ऑन करो और अगली इंफॉर्मेशन पे चलो। आर डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान पे है, आर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। जो, अब ध्यान से देखना, जो और इंग्लिश में हु, इंग्लिश में हु, जो एम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब एज अ कनेक्टिव यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो यानी कि हु का इस्तेमाल हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था यदि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो यानी हु का इस्तेमाल किया जाता है तो वो हमेशा यूज किया जाता है फॉर सेकंड पर्सन, यानी जो के बाद में जो कुछ भी कहा जाएगा, यानी हु के बाद में जो कुछ भी कहा जाएगा वो सेकंड पर्सन के लिए कहा जाएगा। तो इसने क्या बोला, जो एम के दाएं दूसरे स्थान पे है, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एम। अब एम तो हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ। अब एम के राइट में एंटी क्लॉकवाइज सेकंड नंबर पे कौन आना चाहिए, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है यहाँ पे, आप देख सकते हो आर और डब्ल्यू में जो सेकंड पर्सन है वो डब्ल्यू है, वो डब्ल्यू है, ठीक है। और ऊपर भी देख सकते हो यहाँ पे जो सेकंड पर्सन आ रहा है वो डब्ल्यू है। तो एम के राइट में एंटी क्लॉकवाइज, राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो सेकंड नंबर पे डब्ल्यू आना चाहिए, तो डब्ल्यू को हम बैठा देंगे इस वाली पोजीशन पे, ठीक है। और फिर इसने हमसे क्या बोला था, अब जो लाइन को हमने होल्ड ऑन किया था उस लाइन को वापस पढ़ो। आर डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान पे है, यानी डब्ल्यू के राइट में सेकंड नंबर पे आर है, ठीक है। अब डब्ल्यू के राइट में सेकंड नंबर पे आर है, एक सेकंड रुकिए, वेयर इज माय पेन, हाँ चलिए। अब W के राइट में, तो W का राइट तो यानी एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से मूव करेंगे 1 और 2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कौन, R। तो यहाँ पे बैठा दिया मैंने किसको, R को बैठा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, एफ पी का तत्काल पड़ोसी नहीं है, यानी एफ इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ पी। यदि एफ पी का इमीडिएट नेबर नहीं है तो इट मीन्स एफ को हम यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि पी का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एफ यदि यहाँ नहीं आएगा तो फाइनली एफ को मैं बैठा देता हूँ इस वाली पोजीशन पे, और जो बचा हुआ पर्सन है जो भी उसका नाम है वो आ जाएगा आपका इस वाली पोजीशन पे। तो इस प्रकार से सिटिंग अरेंजमेंट में होता है कंप्लीट। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने अच्छे से कवर कर ली हैं, इनको समझ लिया है, और अभी हम चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। और अब दिखाता हूँ मैं आपको क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और उसको करने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, जैसे क्वेश्चन हमसे इस प्रकार से पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी के ठीक दाएं कौन बैठा है। सभी का चेहरा केंद्र की तरफ है, तो पी के राइट पूछ रहा है, राइट यानी दायां, राइट यानी कि दायां। तो इसका मतलब आप क्या कैसे चेक करोगे, एंटी क्लॉकवाइज चेक करोगे। पी पी के तुरंत राइट यानी पी के एंटी क्लॉकवाइज जस्ट पर्सन कौन बैठा है, तो देखो अब यहाँ पे है हमारा पी, अब पी के राइट में यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज इस पर्सन की बात की जा रही है। अब इस पर्सन का नाम क्या है, देखो यहाँ पे सारे नाम आ चुके हैं मेरे पास, एक नाम ऊपर से पेंडिंग है, तो ऊपर से एक नाम जो पेंडिंग है वो कौन सा है ये आपको देखना है। तो देख सकते हैं आप, एम आ चुका है आपके पास, एन आ चुका है, और पी भी आ चुका है, आर भी आ चुका है, टी भी आ चुका है, एच का नाम अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो एच का नाम अभी तक नहीं आया है तो यहाँ लिख देते हैं एच को। तो पी के एंटी क्लॉकवाइज इमीडिएट एंटी क्लॉकवाइज कौन बैठा है, एच बैठा है, तो यहाँ एच इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच के तत्काल दाएं कौन बैठा है, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एच। तो आपको अब एच से देखना है, तो एच के एंटी क्लॉकवाइज इमीडिएट कौन बैठा है, एन बैठा है, तो एन का मतलब नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आर के तत्काल बाएं कौन बैठा है, क्वेश्चन नंबर 3 इज आर के तत्काल बाएं कौन बैठा है, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। तो आर के तत्काल बाएं देखो, आर के अब यहाँ पे बायां बोला है तो लेफ्ट बोला है, लेफ्ट यानी बाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो आर से क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे, इस प्रकार से चलेंगे, क्लॉक ऐसे घूमेगी आर से, ठीक है। तो आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, टी बैठा है, तो टी का मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर, अब देखो यहाँ पे मैंने अरेंजमेंट भी आपको बना के दिखा रखा है,
ठीक है, आप अपना अरेंजमेंट चेक कर सकते हो दोस्तों। बस आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज ये हो सकते हो कि सर जो आपने सर्किल बनाया उसमें एम को आपने यहाँ बैठाया था और इसमें जो एम है वो यहाँ बैठा हुआ है। इस बात से दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम को आप कहीं भी बैठा सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि एग्जाम में आपको ये नहीं सोचना कि एम को आखिरकार कहाँ बैठाएं, क्योंकि सेकंड पर्सन से स्टार्टिंग करनी है। अब सेकंड पर्सन हमारा एम था, एम को अब हम कहाँ बैठाएं, एम को यहाँ बैठाऊं, 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 एम को कहाँ बैठाऊं। चलो आज मैं एम को यहाँ बैठा देता हूँ। मतलब आपको इस तरीके से करके मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, कहने का सेंस बस इतना सा है, ठीक है। टाइम वेस्ट आप बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि यस सर ने बोल रखा है कि सेकंड पर्सन को यहाँ बैठाना है, दैट्स इट, काम खत्म, यहीं बैठाएंगे और कहीं नहीं बैठाएंगे क्योंकि सर ने बोला है, ठीक है। तो आप इसका चेक कैसे कर सकते हो, आप ये देखो कि एम के तुरंत बाएं यहाँ पे एन आ रहा है, ठीक है। अब हमारे जो सर्किल है उसमें भी एम के तुरंत बाएं एन आना चाहिए। तो आप देख सकते हो दोस्तों एम के तुरंत बाएं एन है। चेक करने का तरीका बता रहा हूँ बस मैं तो। फिर आप देखिए जरा एन के तुरंत बाएं एच आना चाहिए। तो अब आप देखिए, चलो अपने अरेंजमेंट पे चलो, तो अब आप देख सकते हो कि एन के तुरंत बाएं एच आ रहा है, बिल्कुल सही है। यानी ये अरेंजमेंट हमारा, इस प्रकार से आप सबको चेक कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यस आपका अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट है। चलो अब मैं क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द फर्स्ट पर्सन इज सिटिंग बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड। निम्नलिखित में से किस विकल्प में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे के ठीक बीच में है। अब ये जो ऑप्शंस हमें दिए जा रहे हैं ना, इसमें जो पहला पर्सन है वो दूसरे और तीसरे के बीच में होना चाहिए, और ये हमें पता कहाँ से लगेगा, अरेंजमेंट को देख करके लगेगा, ठीक है। तो आप ये देखो ऑप्शन नंबर ए में जो फर्स्ट पर्सन है एन, ये एच और एम के बीच में आना चाहिए, सेकंड और थर्ड के बीच में आना चाहिए। चलो देखो ये जो एन है हमारा, क्या ये एच और एम के बीच में आ रहा है, आप कहोगे यस सर बिल्कुल इनके बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए मेरा हो गया करेक्ट, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, करने का तरीका क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताया है, बहुत अच्छे से क्लियर किया है। और अभी हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक इस वीडियो में दोस्तों इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।